नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और ये है बड़ी बहस। हरियाणा की फिजाओं में चुनावी शोर अब हर ओर सुनाई दे रहा है। सियासी दलों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक गलियारों में शह और मात का खेल अब पूरे चरम पर पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली हो, हरियाणा हो या कोई और जगह, हर जगह आज हरियाणा की राजनीति को लेकर चर्चा है। हरियाणा प्रदेश सबके फोकस में है। कांग्रेस से लेकर भारतीय जनता पार्टी दिन रात चुनावों की रणनीति बनाने और उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। इस चुनाव में कोई भी किसी भी तरीके से अपनी ताकत लगाने से पीछे नहीं है। कोई भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहता है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उम्मीदवारों को लेकर इस बार जल्दबाजी में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन से पहले पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव समिति की मीटिंग से लेकर स्क्रीनिंग कमेटी तक मंथन पर मंथन हो रहा है। पार्टियों की नज़र में सिर्फ जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को ढूंढने में लगातार कोशिशें जारी है। इस चुनाव में जो विरोधी हैं उनको चारों खाने चित कैसे किया जाए, इस पर लगातार बड़े बड़े नेता दिल्ली में, चंडीगढ़ में मंथन करते नज़र आ रहे हैं। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो 1 अक्टूबर को मतदान होना है, उसमें पहले की जो प्रक्रिया है उसकी हर अपडेट हम आज आपको देंगे इस बड़ी बहस में। इस बड़ी बहस में तमाम पार्टियों के आज बड़े नेताओं को हम आपके समक्ष जोड़ेंगे लाइव। लेकिन सबसे पहले देखिए बड़ी बहस की ये पहली बड़ी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों की गूंज अपने चरम पर है। 5 सितंबर से विधानसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के आवास पर लगातार हो रही मीटिंग से साफ जाहिर है कि टिकटों के चयन को लेकर खूब माथापच्ची चल रही है। गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 90 विधानसभा सीट के उम्मीदवारों के चयन के लिए नेताओं ने खूब चुनावी मंथन किया, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। लेकिन चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया कि टिकट चयन पर अभी भी सियासी मंथन जारी है। जरा सुनिए। ये 2024 का विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा की जनता ने जो मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम जनता के अनुरूप नेताओं को चुनावी मैदान में उतारें, पूरा विचार मंथन करके उतारें। इसलिए ये थोड़ा समय लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी 2 दिन के बाद ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और आपको विधिवत ढंग से सह सम्मान बता दिया जाएगा। तो मैंने बताया ना, सभी का समावेश इसमें रहेगा। विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, चेयरमैन भी हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी हैं, किसान भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। प्रत्येक प्रकार का समावेश आपको उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में दिखाई देगा। एक चर्चा इस प्रकार की चल रही है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि देरी की वजह ये भी है कि कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों से आने वाले उम्मीदवारों का भी इंतजार किया जा रहा है। कोई बेहतर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को मिले की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, किसी विधायक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, मंत्री की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, उसके नाम कट सकते हैं। आपने जो प्रश्न किया है, बहुत अच्छा काम करने वाले को भी हो सकता है मौका ना मिले, तो आप कहेंगे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं। सभी ने अच्छा काम किया है, सभी ने।
तो सुना आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान। साफ है 90 टिकटार्थियों के चयन पर तस्वीर अभी भी धुंधली दिखाई दे रही है। इधर हरियाणा कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के साथ लगातार मैराथन बैठक जारी है। लेकिन सियासी चौसर के बीच चुनाव लड़ने वाले सुरमाओं के नाम पर अभी फाइनल मुहर लगना बाकी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 90 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। लेकिन इस बीच कुमारी शैलजा का भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करना कांग्रेस के लिए एक मंथन बना हुआ है। जो है पूरी चर्चा भी हो चुकी है। उसमें हम लोगों ने जो हमारे आवेदन आए थे उसमें जो हम लोगों ने इंटरव्यू किया था उनमें से भी कई नामों की भी चर्चा हुई है। अभी कल जो है फाइनल हमारा रिकमेंडेशंस के लिए उसको क्रिस्टलाइज कर देंगे हम। तो 2 तारीख को जा रहे हैं आप चुनाव समिति? जाएंगे निश्चित रूप से। 36 बिरादरी को एकोमोडेट किया जाएगा, हर समाज को किया जाएगा, हर सेक्शन को किया जाएगा, हर प्रदेश को किया जाएगा, युवा को किया जाएगा। सांसद जो होते हैं राज्यसभा या लोकसभा वो पार्टी चाहती है तो जाते हैं, अपने आप से निश्चित नहीं कर सकते हैं। और तो जो है मैंने जो मना फरमाया था कि कोई अपने आप से निश्चित कर ले कि मैं विधानसभा लड़ लूँगा, ये कर लूँगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रही थी उसको रोकने के लिए हमने इन सबसे सभी सांसदों से एक निवेदन किया था कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे। चुनावी बिसात 2024 के बीच साल 2019 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर रही जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो इधर दशकों से सत्ता से दूर इनेलो बीएसपी के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में दोनों पार्टियों की नजर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन पर बनी हुई है, ताकि जिन नेताओं को बीजेपी और कांग्रेस टिकट नहीं देती है उनको टिकट देकर चुनाव में उतारा जाए और चुनाव में अपनी भागीदारी मजबूत दिखाई जा सके। एक ओर जहां चुनावी हलचल उफान पर है, तो वहीं राजनीतिक हलचल के बीच हरियाणा में गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिससे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े जमीन मामले में 2 कंपनियों की 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है, जिसके बाद सूबे में चुनावी माहौल के बीच एक नया ट्विस्ट आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आज बड़ी बहस की हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे बड़े मेहमानों के साथ, और इस कड़ी में सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी को। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। और आज की ये जो चर्चा है इसमें आप से हम चुनाव के बारे में तो पूछेंगे और कानूनी जो पहलू हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, क्योंकि उसके आप एक्सपर्ट हैं और विधानसभा को आपसे बेहतर कौन हमें बता सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो इस बार मंथन की प्रक्रिया है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, लंबी उसकी होती जा रही है, इसकी वजह क्या है? और ख़ास तौर से कांग्रेस की हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस इस बार कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि इस बार तो सत्ता अपने हाथ आ ही जाएगी। तो फिर छाछ को भी फूक फूक के पीने का काम हो रहा है। देखिए मुकेश जी, कांग्रेस में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन एक प्रोसेस के थ्रू हुआ करती है हमेशा, क्योंकि हमारा सिस्टम है और उसमें पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी में है और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटीज होती हैं, देन रिकमेंडेशंस आर मेड टू द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। इसमें अगर आप ये कहें कि कोई देरी हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम 90 की 90 सीटों पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जिताऊ और टिकाऊ तो कैंडिडेट्स का चयन कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। नेचुरल बात है, कांग्रेस का चुनाव लोगों के अगर मापदंड पे देखा जाए तो उठाव की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में इस टाइम चुनाव लड़ रही है। बचाव की मुद्रा इसलिए कहूंगा कि श्री मोहनलाल बड़ौली जी माननीय बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो एक डिफेंसिव लेटर लिखा जिसको
ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सुसाइड भी उसको बोलना चाहिए, कि इलेक्शन कमीशन डेट्स आगे कर दे। तो ये गैम्बल मुझे समझ नहीं आया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिक हार को स्वीकारा है, या अपनी कमजोरी को दिखा रहे हैं, या चुनाव से भागने की तैयारी हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस इस चुनाव में बड़े कॉन्फिडेंटली उतरेगी, और जो लोगों का मूड है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, हैवी एंटी इनकम्बेंसी, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी परिलक्षित हुई कि 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में गई। बीजेपी का वोट परसेंटेज सब्सटेंशियली डाउन आया और कांग्रेस का सब्सटेंशियली अप गया। तो वो तो उस समय तो एक मोदी फैक्टर भी रहा है। आज तो सिर्फ हरियाणा का चुनाव है जिसमें हरियाणा की सरकार की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जी शर्मा जी, अभी लेकर उनको आपके चलना है। बाद हमारे साथ जेपी दलाल साहब भी जुड़ेंगे। वो हो सकता है अभी आपको सुन रहा हो, क्योंकि उनकी फ्रेम तो हमें मिल रही है, लेकिन हमने वायदा किया है आपसे भी उनसे भी कि अकेले अकेले बात करेंगे, ताकि ये जो बातचीत है बातचीत में ही रहे, बहस नहीं हो इस मुद्दे पर। लेकिन उन्होंने एक जगह बयान दिया था, वो मैं उनसे पूछूंगा अभी। आपने बताया कि जो तारीख आगे बढ़ाने की चिट्ठी बडोली साहब ने लिख दी वो एक पॉलिटिकल सुसाइड है, लेकिन दलाल साहब को ये कॉन्फिडेंस है कि अगर बाई दी वे आपकी सरकार बन भी जाए तो जो केंद्र के नेता हैं उनके वो इतने मजबूत हैं कि ऑपरेशन लोटस कर देंगे। जेपी दलाल साहब, इट्स नॉट बाय द वे, इट्स ऑल द वे जी कांग्रेस इज कमिंग। नहीं, जब तक बन नहीं जाती मैं इसी लाइन का प्रयोग करता आ रहा हूँ। जेपी दलाल का ये बयान जी कि भी अगर सरकार कांग्रेस बना भी लेगी तो हमारी केंद्र में सरकार, हम सरकार को, ये अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति है जी अपने आप में। इट्स ए सेल्फ गोल, इट्स ए सेल्फ गोल बहन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल विजडम। हाँ इसमें कोई राजनीतिक समझदारी नहीं है ऐसा बयान देना। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है सरकारों को तोड़ने का। कहां नहीं प्रयास किया है? राजस्थान में किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया, अनेकों जगह किए गए, कर्नाटक में हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये, लेकिन हम इतने स्ट्रांग, मैंने कहा ना जैसे इनिशियल रिमार्क्स में, कि हम जिताऊ और टिकाऊ आदमी को उम्मीदवार के रूप में लेकर आएंगे। और जेपी दलाल साहब की पार्टी के जो, मैं आई विश हिम ऑल द गुड लक, लेकिन उनकी तो संख्या ही 20 से नीचे रहनी है, 10-15 के आसपास घूमती रहेगी। जी तो एक जो नया शब्द मैं सुन रहा हूँ शर्मा जी, ये है जिताऊ तो आप बोलते ही हैं हर बार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इस बार टिकाऊ शब्द का अभी इस्तेमाल सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ये जो पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेजेपी को तो खास तौर से इसका करना चाहिए। तो ये तात्पर्य टिकाऊ से यही है कि वो हमारी पार्टी में टिका रहे। अगर ऑपरेशन लोटस हो या कुछ पार्टी की ग्रह दशा ठीक ना हो तो आपके साथ बना रहे, लॉयल्टी फैक्टर बना रहे, या इसके कुछ और मायने हैं? कई मायने हैं। एक मायने ये भी है, लोगों का राजनीतिक इतिहास पढ़िए आप, इस प्रकार से हरियाणा की राजनीति में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो दल बदल शुरू हो जाता है। 8 आदमी जजपा को छोड़ के चले गए, कोई बीजेपी के समर्थन में है, कोई कहीं है, कोई इंडिपेंडेंट इधर घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही, इसमें जैसे जेपी दलाल जी ने एक किस्म से सेल्फ गोल किया है, और उसमें एक धमकी भी दिखाई दे रही है कि उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ऑल दी वे अगर सरकार बना भी लेगी तो हम उस सरकार को तोड़ देंगे। जेपी दलाल जी डे ड्रीमिंग, ये सरकार ना टूटेगी, ये सरकार एक पुख्ता सरकार होगी। इसलिए एक टिकाऊ वर्ड जिसको आप कह रहे हैं, लॉयल्टी टुवर्ड्स पार्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, एंड वी विल कंसीडर दैट। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपकी पार्टी से मुतल्लक, वो ये कि अभी जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनके बयानात आ रहे हैं। एक बयानात में से एक बयान ये भी है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो वो विधायक का चुनाव जीते या विधायक का चुनाव लड़े, ये ज़रूरी नहीं है। ये बावरिया साहब ने ये बयान दिया है, और इस बयान को लेकर फिर जो आम चर्चा है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री ना बने, कुमारी शैलजा का नाम भी ज़ोर शोर से लिया जा रहा है।
रणदीप सुरजेवाला भी खुद को मुख्यमंत्री की तरह पेश करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपका नाम भी बड़े नामों में से एक है, तो आप को भी रेस में देखा जा रहा है मुख्यमंत्री की। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, क्योंकि कांग्रेस में चेहरों की कमी नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, शर्मा जी से थोड़ा टेक्निकल वजह से उनकी जो फ्रेम थी हमें नहीं मिल रही, दोबारा से उनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आप मेरा सवाल सुन पाए थे? नहीं, देयर वाज अ ब्रेक इन द वॉइस। जी जी, तो अभी बावरिया साहब का बयान आया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो वो विधायक होना उसका ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधायक का चुनाव ना लड़े। तो इस बयान को जनता, खासतौर से जो राजनीतिक लोग हैं, वो देख रहे हैं कि हो सकता है कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो भी रेस में है। रणदीप सुरजेवाला भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं। कुलदीप शर्मा भी बड़ा नाम है, और बहुत सारे नेता हैं जो इस वक्त अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं में खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते नज़र आ रहे हैं या धड़ों में बटे हुए हैं। तो इसको आप चुनाव के दिनों में कैसे देखते हो इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मेरा नाम लेके कहा है कि कुलदीप शर्मा, मैं किसी रेस में कभी नहीं रहता हूँ। जी, आई ओनली वर्क। आपके दूसरी फॉलोअर्स बात तो ये चाहते है होंगे ना? हाँ, कि महत्वाकांक्षाएं रहती हैं जी, लीडरों के मन में, और अगर वो महत्वाकांक्षाएं रहेंगी तो उनको हाईकमांड ने देखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे विधायक क्या चाहेंगे जो चुनकर आएंगे। विधायक जो चुनकर गए हैं, जाएंगे, उनकी राय को इग्नोर हाईकमांड कभी नहीं करता है। जो मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स जिसके साथ रहेंगे, हाईकमांड भी ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करती है, हमारी पार्टी का प्रोसेस है, और जिसके साथ मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटर्स रहेंगे, उसका चीफ मिनिस्टर उसका संज्ञान लेगा हाईकमांड। दूसरी बात यह है कि पास्ट में ऐसा रहा है, जैसे बाबरिया जी कह रहे हैं, तो बाबरिया जी तो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा है, तो मैं उनको कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता। लेकिन पास्ट में जब चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने थे, ही वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एमपी थे, और उन्होंने फिर फलोई से बाई इलेक्शन हुआ और वहां से चुनाव जीता। जी। तो ये वाला जो बाबरिया बयान जी- है, मतलब क्योंकि अभी जो हरियाणा में कहें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अधिकतर जो लोग हैं वो सीएम के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक तो घोषणा नहीं की है, हो सकता है कि बाद में कर दें। लेकिन ऐसे बयानात से आमतौर मैं पर ये क्या कह रहा पार्टी हूं को कि- फ़ायदा मिलता है अगर चेहरा घोषित कर दिया जाए, या इसका नुकसान होता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, पार्टी में मेरा तजुर्बा ये कहता है कि हमारी पार्टी कभी किसी को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करके चलती नहीं। यू अंडरस्टैंड मी? लेकिन जो विधायकों की राय होती है उसको बड़ा महत्व दिया जाता है लोकतांत्रिक पार्टी में। तीसरी बात यह है कि ये जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, जो आपके प्रश्न से संबंधित है, उसमें यह है कि जो हाईकमांड है हमारी पार्टी की, इट्स सो स्ट्रॉन्ग with Rahul becoming leader of opposition. तो leader of opposition है, और he commands 233 parliamentarians and 100 congressmen. तो हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेता है, अब बाबरिया जी अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उनके बयान को डिस्प्यूट करना मेरा काम नहीं है। वो अपना कोई बयान दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ पार्टी को सोच के किस तरीके से कहते होंगे, लेकिन होगा वही जो आला कमान विधायक चाहेंगे, जिसके साथ मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स होंगे। हाई कमांड उस बात का संज्ञान सदैव लिया था। जी, मतलब जो विधायक चाहेंगे वो आला कमान को मंजूर होगा। आला कमान इस मसले पर विधायकों की राय पर ही फैसला लेगी, ये आप एश्योर कर रहे हैं हमें? आई एम श्योर कि अगर विधायक मेजोरिटी ऑफ एमएलए एक पर्टिकुलर नाम पर एग्री होते हैं
तो उसको हाईकमांड इग्नोर नहीं करता है कभी। मैंने जी। पहले भी देखा है, अब भी देखा। एक अभी जो सवाल उठ रहा है आजकल, जो ईडी है वो सक्रिय हो गई है हरियाणा में, और जो ईडी छापेमारी कर रही है अलग अलग ठिकानों पर, उनमें जिन लोगों को लेकर कार्रवाई हो रही है, उन लोगों को जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो कांग्रेस के आप विपक्षी कह लो, चाहे वो इस वक्त विपक्ष में ही है, वो कह रहे हैं कि ये वाली जो कार्रवाई है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ झूठे ईडी ने अभी थोड़ी यूज हो रहा है, 10 साल से यूज हो रहा है। और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर नहीं, प्रदेश के अनेकों नेताओं पर और देश के अनेकों नेताओं पर, ऑपोजिशन लीडर्स पर इस प्रकार के ईडी के प्रेशर्स बनाकर उनको सब्जुगेट करने की कोशिश की जाती है। अभी जो ये ताजा कार्रवाई हुई जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, कुड़की का और ये वो, इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। तो कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, द ऑनरेबल कोर्ट विल डिसाइड। उस पर कोई कमेंट करना जो कोर्ट में पेंडिंग है कोई आई थिंक ठीक नहीं। लेकिन ये बात सारा देश जानता है कि भी देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। बीजेपी अपने टूल्स जो हैं, सीबीआई, ईडी और जो ऐसी संस्थाएं हैं, उनको इस्तेमाल कर रही ओनली ऑन पुटिंग ऑन प्रेशर ऑन ऑपोजिशन लीडर्स। उन लोगों पर ये प्रेशर बनाने की कार्रवाई शुरू से कर रहे हैं। और मैं समझता हूं ये राजनीतिक लीडरशिप को धमकाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपराओं से दूर है। जहां तक सवाल है, देखिए, बीजेपी बड़ी चतुराई से अपना खेल खेल रही है, लेकिन लोग भी हरियाणा के बहुत समझदार हैं। दे आर वेरी पॉलिटिकली कॉन्शियस पीपल। वो जब भी फैसला लिया करते हैं, निर्णायक लिया करते हैं। ये आप देखेंगे कि मायावती जी का इनेलो का जो समझौता हुआ है, वो बीएसपी का है, ये बीजेपी ने कराया है। इंस्ट्रूमेंटल सिमिलर और जेजेपी इधर से उधर से कर रही है, इनकी अपनी एग्जिस्टेंस खत्म है। 1% से कम वोट मिला पार्लियामेंट, लेकिन वो दूसरी बैसाखियों के सहारे रेलेवेंट होना चाहते हैं। इररेलेवेंट पीपल आर ट्राइंग टू बिकम रेलेवेंट इन हरियाणा पॉलिटिक्स बाय मेकिंग दीज अलायंसेस। इन अलायंसेस को करके कभी कोई बीएसपी से कर रहा है, कोई वो अपने चंद्रशेखर जी की पार्टी से कर रहा है। चलो वो उनकी पॉलिटिकल विल, लेकिन इस सारी चीजों में इनके पीछे, इन वोट काटू लोगों के पीछे बीजेपी इज गेटिंग इट डन। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, और ये जितने सवाल आपने उठाए हैं इसके जवाब मैं जो भाजपा के मंत्री जी जुड़ेंगे आपके बाद उनसे भी लूंगा, दलाल साहब से भी। आखिरी सवाल मेरा आज की बड़ी बहस में आपसे ये है कि बहुत देर क्यों लग रही है उम्मीदवारों के नाम आने में? क्या उम्मीदवार ज़्यादा आगे 2500 कुछ उम्मीदवारों के नाम आपके पास आए हैं, या कोई और रणनीति अपनाई जा रही है? और जो हर एक हरियाणा की जनता है वो जानना चाहती है कि कब तक आ जाएगी लिस्ट। देखिए, 2500 से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया। दैट शोड एंथुजियाज्म कि पार्टी की हवा है कांग्रेस की, और इसलिए बहुत से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। उसकी छटनी करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, वो आर रेलेवेंट पीपल। और ठीक है, वो हमारे वर्कर हैं, उनके भी मान सम्मान हम रखेंगे। सरकार बन जाएगी तो एवरीबडी विल बी एडजस्टेड इन द गवर्नमेंट, वेरियस पोस्ट ऑफ व्यू। लेकिन हर एक आदमी को टिकट देना संभव नहीं जी। तो उतने बड़े ग्रुप से आपने 90 आदमी छांटने, जिसमें से देखिए हमारे 28 तो विधायक हैं, 28-29 जितने भी हैं। और बाबरिया जी ने कहा सिटिंग गेटिंग का फार्मूला ना हो चाहे, लेकिन विनेबिलिटी के फार्मूले पर मोस्टली फैसले हुआ करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है सर, जिताऊ की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से देखे जाता है वो? देखिए, कई कंसिडरेशंस रहती हैं, रीजनल एस्पिरेशंस भी देखी जाती हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग की संभावनाएं तलाशी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो कॉम्बिनेशन पॉलिटिक्स है, जो कांग्रेस हमेशा करती रही, ये सबको साथ लेकर चलना, सब बिरादरियों को, सब सोशल इंजीनियरिंग करके सबको प्रतिनिधित्व मिले, सभी रेलेवेंट लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा कांग्रेस हमेशा करती है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कांग्रेस का निकल के आएगा, वो मेरा ख्याल 2 तारीख को
2nd of September मोस्ट प्रॉब्ली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हरियाणा को टेकअप करेगी। जी, इन द मीनवाइल जो हमारी प्रोसेस है स्क्रीनिंग की वो चल रही। मतलब 2 तारीख को कुछ नाम या कोई एक पहली लिस्ट आ सकती है, ये आ मान के सकती चले। है बिकॉज सी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी 2nd को प्लान। जी, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ जुड़े, बड़ी बहस के साथ जुड़े और हमारे तमाम सवालात का आपने बखूबी जवाब दिया। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कुलदीप शर्मा जी पूर्व विधानसभा स्पीकर हरियाणा के रहे हैं, कानूनी पहलुओं से परिचित हैं, जनता की रग रग से परिचित हैं और अब बड़ी बहस में हमारे अगले मेहमान हैं जेपी दलाल साहब, कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी मौजूदा सरकार में और किसान परिवार से आते हैं, किसान हैं। दलाल साहब स्वागत है आपका। और अभी आपका स्वागत के साथ साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा क्योंकि आप अभी काफ़ी ट्रैवल करके पहुंचे हैं हमारी इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आपकी गाड़ी को काफ़ी हमने दुड़वाया जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हाँ, बस बिल्कुल ठीक है आपकी फ्रेम, बस ऐसे ही रहने दीजिए। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, सुंदर लग रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद मुकेश भाई। मैं 10 घंटे की कन्वेंशन करने के बाद अब आके बैठा ही हूँ। जी जी जी, तो अब आप भिवानी पहुंच चुके हैं, तो आज कहाँ कहाँ का दौरा आपने किया और उन दौरों के दौरान कौन कौन सी बातें आपने कही, कौन कौन सी खबरें आप पत्रकारों को दे के आए? देखिए, मैं तो आज अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर था जी, और मेरा जो क्षेत्र है बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है, किसानों का क्षेत्र है और किसानों से मैंने यही प्रार्थना की कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के निशान पर बटन दबाएं। जी, उनको मौका मिलता है 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का। जी, और मैंने उनको याद दिलाया हाँ, कि भिवानी जिला एक ऐसा जिला रहा है जो एक कर्म भूमि रही है चौधरी बंशीलाल जी की, जी, जो हरियाणा के निर्माता भी कहलाते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और भिवानी जिले के अंदर मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत ज्यादा रोष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति कि उन्होंने जो आचरण दिखाया पिछले लोकसभा के चुनाव में। चौधरी बंशीलाल जी की पोती थी, कांग्रेस में ही थी, हालांकि हमारी पार्टी अलग है, लेकिन उनकी टिकट काट करके दूसरे की उसको दिलवाई। इससे आम किसान, आम लोग, यहाँ भिवानी के लोग जो है ना बहुत नाराज हैं। जी, आप से क्योंकि हमारी मुलाकात होती रहती है, बात होती रहती है, इंटरव्यूज़ हम आपके करते रहते हैं। अभी आप इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कोई नेता पॉपुलर हुआ भारतीय जनता पार्टी का तो वो आप हुए। आपने एक बयान ऐसा दे दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बन भी गई तो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर वाले बैठे हैं, देख लेंगे। ऑपरेशन लोटस की तरफ आपने इशारा किया, बहुत कंट्रोवर्सी में आप आ गए। इस बयान के मायने क्या थे और मतलब आप क्या कहना चाहते थे? मतलब आज आपको हम मंच दे रहे हैं बड़ी बहस का, तो आप साफ गोई से कह सकते हैं क्योंकि सवाल हम पूछते हैं तभी आप जवाब दे पाएंगे। जी, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में किसी भी चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अस्थिर नहीं किया। ये जो ताकत का इस्तेमाल करते थे, केंद्रीय ताकत का, सरकारों को उखाड़ने का, ये कांग्रेस के वक्त में हुआ है। बहुत सारी चुनी हुई सरकारों को उन्होंने उखाड़ के फेंका। और एक वक्त तो ऐसा भी था कि प्रधानमंत्री जी को, कांग्रेस के चुने हुए प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री की शक्ल भी पसंद नहीं आती थी, तो एयरपोर्ट पर से घोषणा कर देते थे कि ये रहना नहीं चाहिए। अभी आपसे पहले कुलदीप शर्मा जी बैठे थे, आप के दोस्त भी हैं, वो कह रहे थे कि ये वाला जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा करती है, मतलब जहाँ भी सरकार नहीं आती है जोड़ तोड़ करके ऑपरेशन लोटस चलाकर बहुत सरकारें गिरा दी आप लोगों ने। ये तो उन्होंने अपने आप ही कुछ ना कुछ नाम देते रहते हैं, कभी कुछ ऑपरेशन, कभी कुछ ऑपरेशन। देखिए, ये सही है कि केंद्र सरकार के पास किसी खास स्थिति में सरकार को भंग करके गवर्नर शासन लगाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग किसी ने किया। अब पिछले आजादी के बाद देखिए, सबसे ज्यादा कांग्रेस के वक्त में हुआ। एक बार भी हमारी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। चलो मैं ये आपसे सही है कि दलाल साहब सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, कांग्रेस- ये बयान आपने दिया था या नहीं दिया था? अगर दिया था नहीं, तो बयान मतलब में- उसके मायने नहीं, क्या थे नहीं, मैं या क्या आज- निकाले गए? आज भी बयान- नहीं, मैं आज भी बयान देता रहूं। मैं कहता हूं हाँ। कि कांग्रेस पार्टी जिन आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितने केस में जमानत पर है, क्या स्थिति है। तो उनके वही केजरीवाल जैसी हालात होनी है नहीं आनी नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, कानूनी प्रक्रिया है। तो फिर कांग्रेस के अंदर अड़े हैं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन नहीं, वहां पर इंतजार में बैठे हैं लोग कि कब किसका दाव लग जाए। और इसलिए इस पेश पे मैंने कहा था कि ये कोर्ट कचहरी की कार्रवाई में लोगों को कार्रवाई होनी है, कांग्रेस में भगदड़ बचनी है, कांग्रेस की सरकार बढ़ती भी है, वो कोई संभावना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो 6 महीने भी नहीं चल सकते। अच्छा, आपके कहने का ये मायने थे। जी, तो फिर वो आप कह दोगे अब सदैव राजनेताओं की तरह कि मीडिया ने मेरा बयान जो है तोड़ मरोड़ के पेश ना, किया। मैंने मीडिया को कोई ब्लेम नहीं करता। जी। मेरा मायना यही है, मैं हरियाणवी में बोलता हूँ, सीधी बात करता हूँ। और मेरे लोगों को, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बता रहा था हाँ। कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो है हाँ। हमारे भिवानी जिले की चौधर को समाप्त जो कर रहे हैं, हाँ। हुड्डा साहब, हाँ। उनके पिछले गुप बने हुए हैं जी। वो, उनको मैं बता रहा था कि वो चाहते हैं तो भी उनका जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा। जी। और हमारा इलाका कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि पहले भी 10 साल के शासन के दौरान, हुड्डा साहब के शासन के दौरान, ना हमें पानी मिला, ना हमें बिजली मिली, ना हमें मुआवजा मिला, ना हमें नौकरियां मिली, हमारी सड़कें टूटी रहती थी, हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। जी। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, भिवानी का बच्चा बच्चा कह रहा है। जी। ये है कि यहाँ के लोग किसी भी सूरत में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। पीछे जरूर लोकसभा के टाइम में यहाँ कुछ उन्होंने गुमराह करके, ठकाठक की बात दे करके, लालच दे करके, और संविधान का जो लाल कापी दिखा करके गुमराह किया। लेकिन अब लोग चौकन्ने हो चुके हैं, किसी तरह ही बहकावे की कोशिश करें, कांग्रेस के बहकावे में नहीं है। जी। अब थोड़ा सा आपसे पर्सनल सी बात करेंगे, क्योंकि आप का जो जुड़ाव है पहले वो बंसीलाल परिवार के साथ रहा है, फिर आप मैं आज भी श्रद्धा रखता भाजपा हूं में आ चौधरी गए। जी, बंसीलाल मैं जी में। वही पूरा सवाल कर लेता हूँ। भाजपा में आ गए तो किरण चौधरी जी के साथ, उनकी बेटी के साथ आपके संबंध अच्छे रहे, क्योंकि आप उनके पति के भी दोस्त थे और आप श्रुति को भी बेटी की तरह ही मानते हैं, मैं ये जानता हूँ। अब वो खुद भी भाजपा में आ गई हैं, राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं, अब वो बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप इस बार चुनाव लोहारू से लड़ेंगे, अभी घोषित नहीं हुआ शायद, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आप लोहारू से लड़ेंगे। तो श्रुति भी चुनाव में उतरेंगी, कुछ आइडिया? नहीं, ये काम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं कहाँ से लड़ूंगा, श्रुति कहाँ से लड़ेगी, ये तो मेरा नेतृत्व फैसला करेगा। लेकिन मैं भिवानी जिले में विशेष तौर पर काम कर रहा हूँ, और लोहारू में, क्योंकि मुझे लोहारू के वोटों ने एक बार आशीर्वाद दिया है, तो उधर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान है। मेरी पार्टी अगर चाहेगी तो मैं लोहारू से लड़ूंगा, और श्रुति लड़े तो मैं उसकी मदद करूंगा, और इस बात का स्वागत भी करूंगा। तो किरण चौधरी के आने से आपको पर्सनल फायदा नुकसान कितना हुआ है, और पार्टी को इसका क्या फायदा क्या नुकसान? नुकसान तो नहीं कहेंगे आप, तो कहेंगे फायदा ही हुआ है, लेकिन एक ही जगह के दो राजनीतिज्ञ जब बड़ी जगह पे चले जाते हैं तो जाहिर है उनमें पार्टी के अंदर ज़्यादा कंपटीशन रहता है, बाहर वालों से कम रहता है। देखिए मुकेश भाई, मैं पर्सनल फायदे के लिए राजनीति नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि मेरी पार्टी के अंदर कोई भी आदमी 2 वोट भी जुड़े, 4 वोट वाला जुड़े, कोई नेता जुड़े, तो मेरी पार्टी को फायदा होता है। और मुझे खुशी है कि हमारी जो टीम है भिवानी जिले की भारतीय जनता पार्टी की, उसको मजबूती मिली है। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल शासन कर लिया है, आप तीसरी बार सत्ता में आना चाहते हैं।
कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की दृष्टि से देखें तो बैकफुट पे ले जाते हैं। एक तो अग्निवीर वाला मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर आपसे लोग सवाल पूछते होंगे, उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो। दूसरा बड़ा मुद्दा जो हरियाणा में चुनावी मुद्दा है वो किसान आंदोलन के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी भूमिका को लेकर है। तो ये जो दो बड़े सवाल आपके सामने आते होंगे, लोगों का विरोध भी शायद झेलना पड़ता होगा, तो इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? मैं बहुत दिनों से गांव में घूमता रहता हूं, पूरे हरियाणा में घूमता हूं। ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा विरोध कहीं नहीं हुआ, प्रायोजित विरोध जरूर हुआ है। कांग्रेस के कुछ लोग अपने कार्यकर्ताओं को किसान के नाम पर पेश करते रहे और कांग्रेस ने पिछले 5 साल में उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो अपने शासनकाल की 10 साल की उपलब्धियां बता पाए या हमारे वक्त कमियां बता पाए। कांग्रेस हमेशा दूसरों को आगे पेश करके एक छापामार लड़ाई लड़ती रही। कभी किसानों को आगे किया, कभी खिलाड़ियों को आगे किया, कभी किसी तीसरे मुद्दे को आगे किया और उसका लाभ लेने की कोशिश की। कांग्रेस ने इसका लाभ तो लिया है, लेकिन अब कांग्रेस में देखता हूं कि कांग्रेस जो किसान नेता थे, धरने पर बैठे हुए थे, कितने लोगों को टिकट देती है, ये देखने का मुद्दा है। अगर कांग्रेस को लगता है कि किसानों से इतना प्रेम है तो ये जो बड़े बड़े किसानों के नेता थे, इनको जो सेफ सीट है, जिनको कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, वहां से इनको टिकट दे और ताकि ये विधानसभा के अंदर भी किसानों की आवाज उठा सके, ये आगे भी अपनी आवाज उठा सके। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस का मकसद था कि गुमराह करें, भ्रम फैलाएं और अपने कुर्सी को हासिल करें। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि विघ्नेश फोगाट के नाम, पहलवान के नाम पर, हमारी बेटी के नाम पर, फिर वो सेंटिमेंटल करके लोगों को कांग्रेस ने फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने हुड्डा साहब से प्रार्थना की थी, कांग्रेस पार्टी से प्रार्थना की थी कि विनेश हमारे हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी है, अपने देश का नाम आगे बढ़ाया है और उसको हम गोल्ड मेडलिस्ट ही मानते हैं। अगर राजनीति में लेके आना है तो हुड्डा साहब तो बड़े नेता हैं, वो कहीं और दाएं बाएं से लड़ दें, विनेश को जो है गढ़ी सापला से टिकट दें। और हमने ये कहा था कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी मेरे स्टेज पर थे, उनसे कहा था कि मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, कितने नेतृत्व से प्रार्थना करूंगा कि निर्दलीय उसको लड़ाए और हम भी उसको समर्थन करेंगे, हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। जी, पर वो निर्दलीय लड़के फिर उनकी साइड चली गई तो क्या करेंगे आप? वो खिलाड़ी, मैं समझता हूँ कि वो खिलाड़ियों की बात करे, किसान नेता किसान की बात करे। तो गढ़ी सांपला वाली, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली सीट क्यों चुनी आपने, मतलब उसको लड़वाने के लिए? दूसरी सीट नहीं, वो मुख्यमंत्री के अपने आप को दावेदार समझते हैं। अच्छा। तो वहां से उनको लड़ाने में क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक है। उनको तो कहीं से भी लड़ा दे, क्या दिक्कत है? वो अब कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मैं बहुत पॉपुलर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा दिल दिखाएं और विनेश जो हमारी बहन बेटी है उसको वहां से निर्दलीय कैंडिडेट करे। मैं अपने नेतृत्व से बात करूंगा कि उसका समर्थन करें। जी, आप खुद एक प्रगतिशील किसान हैं, अलग अलग किस्म की आप फसलें उगाते हैं, प्रदेश के बाहर भी आप खेती बाड़ी करते हैं, विदेश में भी शायद आप खेती करते हैं, या प्रदेश के बाहर तो करते हैं? विदेश में नहीं, मैं मध्य प्रदेश में खेती करता हूँ, देश में ही करता हूँ जी। और मैं बिल्कुल साधारण परिवार से निकल के, मेहनत करके, पसीना बहा करके इस मुकाम को हासिल किया है और अच्छी खेती करता हूँ। मैं सब्जियों की, फलों की, फूलों की खेती करता हूँ। जी, मेरा सवाल अब किसानों से जुड़ा हुआ है। आप कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। किसान भी कहीं ना कहीं दिल में टीस लिए हुए हैं भाजपा को लेकर, क्योंकि हम सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, मंच पे आप उसका जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता किसानों के हितैषी हैं, हो सकता है पार्टी के सभी नेता हितैषी हों, लेकिन वो जब आंदोलन कर रहे थे तब साथ में खड़े दिखाई नहीं दिए। उनमें से एक नेता आपकी पार्टी में बड़े हुआ करते थे, चौधरी वीरेंद्र, वो फिर भाजपा से छोड़ के फिर कांग्रेस में उन्होंने वापसी कर ली, वो एक साथ में खड़े दिखाई दिए। अभय चौटाला जिन्हें इस्तीफा दे दिया था, फिर बाद में चुनाव लड़े। तो ये वाली चीज़ में कितनी सत्यता है? और अब कंगना रनौत आपकी नई सांसद हैं,
सुपरस्टार अभिनेत्री हैं, वो एक इंटरव्यू में जाके बयान दे देती हैं कि वहाँ पे किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, लाशें टंगी हुई थी, ऐसी खबरें भी आई थी, इससे भी हम सहमत हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इलेक्शन में ये मुद्दा बन रही हैं, इनसे कैसे पार पाई जाएगी? देखिए, थोड़ी बहुत चीज समय भी है कि कृषि मंत्री के रहते हुए मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने सबसे बेहतर काम किया और प्रदेशों से ज्यादा काम किया। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं, किसानों की फसल इस बार बिजाई में खर्चा ज्यादा हुआ तो 2-2 हजार रुपये प्रति एकड़ के पैसे डालने का फैसला किया। जो मालिया माफ करने की बात थी वो अंग्रेजों के जमाने से थे, उसको माफ किया। और हरियाणा सरकार ने किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी पे फसल खरीदने का, हमने ऐलान किया कि सारी की सारी फसलें जो हरियाणा में पैदा होती हैं उसको हम एमएसपी पर खरीदेंगे। लेकिन मुझे टीस इस बात की है कि किसी पार्टी ने, किसी किसान संगठन ने थोड़ा सा भी ये नहीं कहा कि कोई एक कदम हमने आगे बढ़ाया, अच्छा बढ़ाया। जबकि हमारे जैसा काम और प्रदेशों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी ने हमारे मुकाबले काम नहीं किया। तो इससे मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है किसान आंदोलन का करने वाला वो भी बाइस्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने पिछले 5 साल में, 10 साल में कोई किसान के लिए अच्छा काम नहीं किया। सब चीजें जो किसान के लिए हमने बुरा काम किया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जो एक धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि पहले किसान कांग्रेस के जमाने में बहुत सुखी था, बहुत अमीर था, बहुत ही समृद्ध था, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में किसान के हित पे कुठाराघात किया है, ऐसी धारणा बनाने वाले लोग अब जो है एक लाइन कैसे भी कैसे काउंटर कैसे कर रहे हैं आप इस चीज़ को? क्योंकि ये चीज़ें फैली तो हैं, हवा में तो हैं, और जाहिर है नहीं, कि काउंटर मतदाताओं तो के ऐसा जहन है पर भी कि- असर डाल रहे होंगे, आपके वोटर्स पर के दिमाग पे भी असर डालेंगी। तो कैसे आप काउंटर कैसे कर रहे हैं उसको और कैसे करेंगे? क्योंकि अब ऐसा 1 महीना नहीं बचा है चुनाव के लिए। किसान का मैं एक चीज समझता हूँ कि किसान आंदोलन जो हुआ था उससे सारे किसानों की सहानुभूति जरूर थी। लेकिन मैं किसानों में रहता हूँ, किसानों में जाता हूँ, बहुत सारा एक बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का जो ये कहता है कि ये जो लोग कर रहे थे ये राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस इसका लाभ उठाना चाहती थी और लोकसभा के अंदर इसने लाभ उठाया भी है। तो धीरे धीरे करके सच्चाई की जीत होती है। मैं तो कहता हूं कि अल्टीमेटली जो सच्चाई जो है पराजित नहीं होती, देर जरूर हो जाती है। जी, चलिए, आप से हम लगातार इसी तरीके से सवालात पूछते जाएंगे। आप उन सभी सवालात का जवाब देते जाइए जो आपसे जुड़े हैं या जनता जिनका जवाब आपसे सीधे सीधे जानना चाहती है। उम्मीद है कि हमारे खट्टे मीठे सवाल आपको पसंद आए होंगे और दोबारा आप हमारे साथ नहीं, जल्दी जुड़ेंगे। देखिए मुकेश भाई, आप जैसे भी सवाल पूछे, मैं बड़ा मुंहफट आदमी हूँ, कुछ चीज जी, छुपा के जी, नहीं रखता, जी, हाँ। साफ साफ बात करता हूँ। हाँ। हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी लगे, हाँ। किसी को ना लगे, लेकिन किसान परिवार से हूँ, किसानों की भलाई करता रहता हूँ, किसानों जी। के बारे में सोचता रहता हूँ और हमेशा वो भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जो मेरे लियाकत थी, मैंने किसान के हक में काम करने की कोशिश की। जी जी, चलिए, आपके साथ एक शेर कह के मैं फिर आपको धन्यवाद कहूँगा कि एक शेर है कि रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, और फिर आपसे भेंट होगी और आपके लिए शुभकामनाएं। जी, एक लाइन बताना चाहता हूँ, बहुत सारे वेल विशर हैं, कहते हैं कि आप काम अच्छा करते हो जी, आप मेहनत भी करते हो, किसानों के बारे में अच्छा भी सोचते हो, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी जबान पे कंट्रोल कर लें, बहुत घटिया। और मैं उनको कहता हूँ कि मैं राजनीतिक ऐसा राजनीतिक मेरे मन में कुछ हो, दिखाने में कुछ हो, मैं पढ़ना नहीं चाहता। चलिए, हमारी खासियत भी यही है, हमारा वीक पॉइंट भी यही है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो और भी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में जेपी दलाल साहब को आप देख रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा के, और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत ही खास मेहमान
जो पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी। मेरी मुराद है कविता जैन जी से। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका बड़ी बहस में, और काफ़ी लंबे अरसे के साथ आज आपसे बात हो रही है। कैसी हैं आप? धन्यवाद जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सभी दर्शकों का और आपका बहुत बहुत आभार जी। पूरी भगवा में रंगी नज़र आ रही हैं, कमल का फूल दिखाई दे रहा है। लगता है किसी सभा से सीधा ही बैठी हैं आके हमारी डिबेट में। जी। बस चुनाव का समय है जी और चलते रहते हैं कार्यक्रम। जी। तो कहाँ हैं मैडम अभी आप? अभी तो मैं घर पर अभी पहुंच जी। गए। तो अभी क्या चल रहा है और सोनीपत में क्या हुआ है, और आपकी जो पार्टी है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच लेकर जा रही है? 10 साल में आपकी पार्टी ने बहुत सारे काम किए होंगे, जाहिर है बहुत सारे काम नहीं किए होंगे, तो जनता सवाल पूछ रही है। कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और क्या जवाब आप उनका देती हैं? देखिए, फिलहाल अगर मैं बात करूं सोनीपत के संदर्भ में और हरियाणा के संदर्भ में, तो मैं समझती हूँ कि बात कंट्रोडिक्टरी हो सकती है, क्योंकि सोनीपत के अंदर पिछले 5 साल जो वर्तमान में चल रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा है, और उससे पहले हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारा कार्यकाल रहा। तो सबसे बड़ी खास बात आज यही रही कि जनता ने कंपैरिजन कर लिया है कि उन 5 सालों के अंदर सोनीपत को क्या मिला, और ये 5 साल जो झूठे वायदे करके कांग्रेस का विधायक यहाँ पर चुना गया, तो सोनीपत की क्या दशा और दिशा हुई। तो निसंदेह आज सोनीपत की जनता पुनः इस उम्मीद के साथ कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और सरकार में उनकी भागीदारी होगी और वो सरकार के साथ चलने का मैं समझती हूँ हमारी सोनीपत की जनता वो काम करेगी। और सोनीपत की जनता आज वो फर्क भी महसूस कर रही है कि जो भाजपा की सरकार के दौरान हमारे कैबिनेट मंत्री रहते हुए जितने भी सोनीपत के अंदर कार्य हुए, चाहे वो शिक्षा के लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और डेवलपमेंट के अदर दूसरे प्रोग्राम्स, और उसके साथ साथ खास बात ये रही कि जिस तरह से क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर रही तो अनेकों ऐसे विभाग थे जिसका कार्य हमें केवल सोनीपत में नहीं पूरे हरियाणा में करना था। मसलन चाहे WCD डिपार्टमेंट है तो वो हमारे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ विभाग है, तो उसमें जो हमने कार्य किए। इसी तरह से शहरी निकाय विभाग के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना है, पार्कों का डेवलपमेंट करना है, वो भी हम लोगों ने बखूबी पूरे हरियाणा के अंदर काम किया 5 सालों के दौरान पिछले, और इस बार भी इसी तरह से मेरे पास समाज कल्याण विभाग भी रहा। और मुझे खुशी है, वो सौभाग्य भी है कि चाहे वो बेटी बचाओ अभियान हो, स्वच्छता अभियान हो, और उसके साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो मुहिम, सुशासन और विकास, और बीच में जो भ्रष्टाचार को रोकने का काम, तो वो मुझे सब करने को मिला। और पेंशन भी हमारे उस वक्त जिस समय हमने इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, ऑनलाइन किया, हमारे 23 लाख से 25 लाख तक बेनिफिशरीज थे, और हमने एक रिकॉर्ड समय के अंदर जून जुलाई 2016 तक, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं थी, थारी पेंशन थारे पास हमने इसको स्टार्ट कर दिया था। और हमारे जो बुजुर्ग पहले जो धक्के खाते थे, और उसके साथ साथ जैसे आधार कार्ड से भी मैं आपको बताऊं, जिस समय आधार कार्ड की योजना शुरू हुई तो हरियाणा के अंदर हमारे 18 लाख बच्चे थे जो जिसका दायित्व मुझे मिला था आधार कार्ड बनाने का WCD डिपार्टमेंट को, तो वो भी हमने बहुत सक्सेसफुली पूरे देश भर में पहला हमारा राज्य रहा जिसको हमने लिंक किया। तो इस तरह से जो आधार और जनधन खातों से लिंक करना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी जो हमने योजनाएं लिंक की, मैं समझती हूँ उसका बहुत बेनिफिट हरियाणा की जनता को, आम नागरिक को मिला, और प्रशासन को भी जनता ने महसूस किया। मैं पूछ रहा हूँ कविता जैन जी कि ये जो सारी चीज़ें आपने गिनवाई बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन यही वाली जो चीज़ें हैं, पोर्टल, ऑनलाइन, इन्हीं चीज़ों को जो विपक्ष है वो मुद्दा बना रहे हैं कि आपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया, परिवार परेशान पत्र बना दिया। हुड्डा साहब बार बार ये कहते हैं। आपने जो पोर्टल चलाए वो आम जनता को चलाने नहीं आ रहे, चलाने आ रहे हैं तो उसमें गलतियां बहुत हैं, तो लोगों के चक्कर दफ्तर में बहुत लगाने पड़ रहे हैं उनको।
जाहिर है कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, आज नहीं करेंगे 2 साल बाद करनी पड़ेंगी, लेकिन आपने कर दी, पढ़ी लिखी पंचायत वाला भी क्रेडिट आपको जाता है। तो जब आप आम लोगों के पास जाते हो, घरों में जाते हो, चाहे वो पेंशन की बात हो या दूसरा कोई ऑनलाइन बेनिफिट आप बेनिफिशरीज को दे रहे हो, तो वो शिकायत करते हैं कि ये काम तो आपने ठीक किया जी, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आता है, कम आता है समझ में। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिन जो है ये दोनों सिस्टम चलने चाहिए थे, ऑनलाइन भी चल पड़ता और कागजी वाली जो फाइलें हैं वो भी चलती रहती पैरेलल? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पहले 5 साल हम लोगों ने इनको पोर्टल से लिंक नहीं किया था कोई भी हमारी योजनाएं। सपोज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जैसे हमारी बुढ़ापा पेंशन, जितने भी हमारी पेंशन है, उसको हमने ऑनलाइन किया था। और उस वक्त हमारे पास 6500 गांव थे और 83 शहर थे, और बहुत सारे गांव ऐसे थे जो कि कांग्रेस की देन के कारण हमारे देश के अंदर बैंक नहीं थे, बैंकों की शाखाएं नहीं थी, और शहरों के अंदर भी, हर शहर के अंदर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, या मैं कहूँ कि खाते भी 140 करोड़ देश के लोगों ने केवल 20 करोड़ खाते। तो अगर मैं आपको बात कहूँ कि देश के अंदर जो एक आर्थिक क्रांति आज आई हुई है, कि आज उस वक्त हम लोग 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर से मैं समझती हूँ बहुत शीघ्र ही हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। तो उसके अंदर एक अहम भूमिका जो निभाने का काम किया, वो जो खाते खोले गए हमारी सरकार के द्वारा, कि आज हर गरीब आदमी को अधिकार है बैंक के अंदर जाने का। हर गरीब आदमी, हर परिवार के पास एक बैंक खाता है। तो छोटी से छोटी बचत भी, या छोटे से छोटा किसी की कमाई से, जो भी उसने कमाया किसी भी तरीके से, चाहे रेडी लगाकर, चाहे जूते ठीक करके, चाहे सब्जियां बेचकर, चाहे रिक्शा पुलिंग करके, आज उसका इस देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल है। और दूसरा, जब मैंने कहा कि तो जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सबसे पहले पेंशन का जो इनिशिएट लिया, उस वक्त विपक्ष के लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, बुजुर्गों को सड़कों पे प्रदर्शन करने पर मजबूर कराया। हम घर के अंदर भी आप देखोगे कि थोड़ा सा फर्नीचर भी इधर से उधर करने लगते हैं, व्हाइट वॉश होती है तो हमारे हाथ पैर फूल जाता है कुछ दिनों तक। तो ये इतना क्रांतिकारी परिवर्तन था। और आज आप देखोगे किसी भी व्यक्ति को, जब पहले चाहे हमारा शहरी निकाय विभाग के कर्मचारी, चाहे पंचायत विभाग के कर्मचारी, 80% जो कर्मचारी है इसी पेंशन के काम में लगे रहते हैं। और उसके बाद भी पेंशन किसको बनेगी, किसको मिलेगी और कब मिलेगी, और कितने घोटाले थे इसके अंदर, वो अनइमेजिनेबल है। 1000 करोड़ का तो मेरे पास आंकड़ा है, जो केवल हमने पेंशन और जो राशन के अंदर, और जो मिट्टी का तेल, जो आज 1 भी लीटर हमारा राशन में नहीं बिकता, और कांग्रेस की सरकार के दौरान राशन के अंदर पता नहीं कितने लाखों लीटर तेल जाता था, और वो किसके पेट में जाता था ये नहीं पता। तो ये मैंने आपको केवल एक मिसाल दी है। कविता जी, हालांकि जो आपसे पोर्टल ये की बात कह रहा आपने था कही, कि जब हम परिवार गांव में जा पहचान रहे हैं, पत्र वाली, आपने ये जो किया इसके लिए हम तहे दिल से पूरी जनता की तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। आप अच्छा ही कर रहे हैं, और ये फ्यूचर में ऐसा ही करना भी पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप जा रहे हो सोनीपत, तो ठीक है अधिकतर लोग शहर के पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब आप गाँव में भी जाते होंगे, क्योंकि बड़े बड़े नेता आते हैं, मैं देखता हूँ आप उनके साथ भी जाती हैं, तो ये वाली चीज़ें, कंप्यूटर, पोर्टल, ऑनलाइन, तो ये आम जो हरियाणवी है, आम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप कह रहे हैं कि हर एक गांव में बैंक भी नहीं होता, तो वहाँ पे इन चीज़ों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा, अभी आपसे पहले जेपी दलाल साहब जुड़े थे, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था। दूसरा वीक पॉइंट अपना इस बार अग्निवीर को लेकर है। तीसरा वीक पॉइंट किसानों का जो आंदोलन है। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अभी 1 महीना पड़ा है, 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, फिर आप 1 अक्टूबर की तारीख भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग ने नहीं बढ़ाई, तो वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव से डर रही है, इसलिए आगे चुनाव करवाना चाह रही है। तो इन सवालात का जवाब आप क्या दे रहे हो, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब गांव में पोर्टल की बात आती है या कम पढ़े लिखे की बात आती है, तो निसंदेह मैं समझती हूँ ये कांग्रेस, या मैं फिर से वही बात आएगी, क्योंकि हमारा तो जो शासन रहा वो 10 साल का रहा। उससे पहले तो चाहे हरियाणा हो चाहे देश हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, या लिटरेसी लानी थी, या सुशासन के अन्य कदम उठाने थे, वो दूसरी सरकारों के द्वारा या लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया उन्होंने करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
वो बात आज वो कमिट कर रहे हैं अपने इसी बातों से कि गांव में नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन आज आप ऑन द अदर हैंड आज आप देखोगे तो बीजेपी ने इन 10 सालों के अंदर बहुत चेंज लाया है। आज आपको जो मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंशन का उस समय आपको पता नहीं था, तो आज आपको एक भी मुद्दा नहीं दिखेगा ऐसा कि कोई बंदा सड़क पे खड़ा हो रहा किसको पेंशन या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की चीज नहीं मिल रही है। सेकेंडली, आज हमारे गाँव के अंदर भी पहले चाहे ग्राम सचिवालय है, अटल सेवा केंद्र है, हमारे जो वाईफाई है, ब्रॉडकास्ट है, वो सब चीजें आज हमारे गाँव के अंदर है। गांव में हमारे घर घर तक बिजली भी पहुंची है और जिन गांव का हमारा लाइन लॉस कवर हुआ है उन गांव के अंदर हमारी बिजली भी 24 घंटे तक और 18 से 24 घंटे तक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सोलर सिस्टम भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराए और आज हमारी सबसे बड़ी जो शिक्षा की जो लिटरेसी रेट जिसको हम कहते हैं वो दर बढ़ी है। आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि शहर में बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, गांव में नहीं पढ़ रहे। तो आज जो एक क्रांति, जो जैम की क्रांति, जैम का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल, ये जो क्रांति बीजेपी ने दी है, ये जो एक सबसे जैसे पहले हरित क्रांति आई या सफेद क्रांति आई, तो मैं इसको एक क्रांति का नाम देती कि ये जो डिजिटल की दुनिया की जो क्रांति बीजेपी ने लेकर आई है, आज उसने हमारे जो भारत के नागरिकों की, भारत की अर्थव्यवस्था की, भारत के अंदर दुनिया की जो दुनिया में चौधर बनी है उसको बदलने में इसका एक अहम रोल रहा है। आज गांव का भी कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक मोबाइल तो कम से कम आपको मिलेगा, एक खाता मिलेगा और हमारी जितनी भी योजनाएं है सबसे लिंक है। और दूसरी बात आपने कही कि आप गांव में जाती होंगे, निश्चित रूप से अभी जो विकसित भारत यात्रा हमारी चली और पहला ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार आई जहां पर प्रशासन के अधिकारी, नेता हर गांव तक पहुंचे और वहां पर हम लोगों ने कैंप लगाए। उसके माध्यम से जो लोगों की जितनी भी समस्याएं थी कि लोग नहीं पहुंच पाते, कैसे हम इसको लिंक करें, कैसे हमारे परिवार पहचान पत्र के अंदर चाहे वो इनकम रेक्टिफिकेशन करना हो या उनको लिंक करना हो। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज अगर मैं सवाल पूछूं कांग्रेस से, हुड्डा साहब से, तो वो ये बताएं कि उन्होंने 10 साल में कितने बीपीएल कार्ड बनाए। और आज हमारे चाहे बीपीएल कार्ड बनने हो, चाहे पेंशन बननी हो, चाहे आयुष्मान योजना, आज ये लोग बात करते हैं कि हम स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। तो पहले कहाँ थे, कितने एम्स थे भारत के अंदर, जो इन रिकॉर्ड समय के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, मैं भारत की नहीं कह रही, हरियाणा की नहीं कह रही, मैं इसको आपके इस फ्लोर पर बैठकर आपके टीवी चैनल के सामने ये कमेंट करना चाहती हूँ, ये कमेंट भी करना चाहती हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जो हमारे भारत के नागरिकों को, और हरियाणा में तो इसे हमने चिरायु योजना के नाम से और एक्सपेंड किया है जी। और इसमें हमने अपने स्वास्थ्य जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, उनको भी हमने इस योजना के साथ जोड़ने का मैं काम किया आखिरी है। सवाल लूंगा कविता जी आपसे, क्योंकि टिकटों पे मंथन चल रहा है, मंथन पे फिर मंथन हो रहा है, तो इस बार चुनाव में टिकट पक्की है? देखिए, पक्का तो जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता तो अपनी सांस भी पक्की नहीं है। मैं यहाँ पर बैठी, मैं अगला पल नहीं बता सकती क्या होगा, लेकिन पूरा उम्मीद है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी हम पर विश्वास करेगी, क्योंकि 2009 का चुनाव हमने विपरीत हवा के अंदर भी जीतने का काम किया। हमने 2014 का चुनाव भी जीता, हालांकि 19 के चुनाव के अंदर हमारी कुछ कमियां रही, कुछ भी कारण हो सकता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। हम कमिट कर रहे हैं, हम भाजपा के हाथ उतरी, हम हारने का काम किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ एक स्ट्रॉन्ग महिला होने के नाते बीजेपी के पास हम है, तो उन्हें दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें हम पर विश्वास करते हुए, और इस लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे कि सोनीपत से 36,000 की लीड हमें मिली है, तो निसंदेह पार्टी इन सब चीजों को देखते हुए हम पर अपना, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, अपना आशीर्वाद देगी और हम भी जनता के आशीर्वाद के साथ जनता के विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। जी चलिए, स्क्रीनिंग कमेटी के सामने तो जो आपने कहना था वो तो आप कहेंगी या कह दिया होगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ऐसा चैनल है
जिसको हरियाणा में डिसीजन लेने वाला हर आमो खास आदमी ज़रूर देखता है। तो हमारे माध्यम से भी आपकी आवाज़ आपकी आला कमान तक और आपके वोटर्स तक ज़रूर पहुंची होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कविता जी। धन्यवाद। मैं आपका और इंडिया हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जैन जी। और आज हमारी इस बड़ी बहस में 3 बड़े मेहमान जुड़े। कुलदीप शर्मा जी, पूर्व विधानसभा के स्पीकर, जेपी दलाल साहब, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, और कविता जैन जी इससे पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रही। तो तीनों से हमने आपके जहन में जो सवाल हैं वो पूछने की कोशिश की। उम्मीद है कि आज की बड़ी बहस का ये स्पेशल एडिशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बड़ी बहस को अब यहीं पर हम विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूँ गए और यूँ आए इस ब्रेक के बाद।